हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होपफुली ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल स्टडी ऑफ लाइफ। तो यस, आज फिर मैं आ गई अपनी एनसीईआरटी सीरीज का एक नया लेक्चर लेके। और आई एम सॉरी फॉर द डिले। और मैंने लास्ट पार्ट बहुत दिन पहले पब्लिश किया था, बट ड्यू टू सम बिजी शेड्यूल आई वाज जस्ट अनएबल टू प्रोसेस द नेक्स्ट पार्ट। सो यस, मैं अब जुलाई से बिल्कुल कोशिश करूंगी, क्योंकि आप लोग की पढ़ाई बहुत तेजी से शुरू हो जाएगी, तो मैं भी उतना फास्ट रह सकूं जिससे कि आप लोग को बेनिफिट हो सके कि जल्दी जल्दी अपने लेक्चर्स लेके आओ। तो यस, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 का कॉन्टिन्यूएशन पार्ट, और ये है लेक्चर 3। और इसमें हम चैप्टर 2 के पहले पार्ट में कवर कर चुके हैं टू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इसमें जिसमें हमने कैरोलस लीनियस का एक बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम कवर किया है, और आज हम देखते हैं आगे क्या होता है। तो यस, लेट्स स्टार्ट। सो बिफोर स्टार्टिंग, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, अभी फिर से एक बार ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देती हूँ कि व्हाट इज द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर मुझे आइडेंटिफाई करना हो तो आप कैसे जानोगे? आप पहले मेरा नाम जानोगे, यस, रचना वर्मा। अब रचना वर्मा इंडिया में कौन से प्रदेश में, कौन से उस प्रदेश के शहर में, कौन से कॉलोनी में, कौन से घर में रहती है, तो डेट विल बी माय यूनिक आइडेंटिटी। क्योंकि रचना वर्मा तो बहुत होंगे दुनिया में, और मतलब भारत में आपको बहुत इस नाम के लोग मिल जाएंगे, लेकिन यूनिक आइडेंटिटी मेरी जब सब कुछ जुड़ेगा तब समझ आएगी। और अगर आप मेरे घर का नाम लेंगे तो घर का नाम जो मेरे है वो बहुत लोगों का होगा, तो भी कंफ्यूजन हो जाएगी। तो यस, इसीलिए क्लासिफिकेशन जैसे हमें जरूरत है अपनी यूनिक आइडेंटिटी की, वैसे जो भी एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनको भी उनकी यूनिक आइडेंटिटी की जरूरत है, जिससे पूरे वर्ल्ड में उनको सेम नाम से पहचाना जा सके। अगर मैं अपना नाम लिखती हूँ रचना वर्मा, डॉटर ऑफ दिस एंड एड्रेस, तो पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी कोई मुझे ही कांटेक्ट करेगा। उसी तरीके से अगर मैग्नीफिया इंडिका आप बोलते हैं तो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी लोग आम ही समझेंगे। तो यस, ये था क्लासिफिकेशन का बेनिफिट, और इसलिए क्लासिफिकेशन जरूरी होता है। लेकिन जो कैरोलस लीनियस का टू बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर था, वो फेल हो गया। और वो फेल एक्चुअली नहीं हुआ, उसने हमें बेसिक एक आइडिया दिया कि यस, एक जीनस का नाम होना चाहिए, एक स्पीसीज का नाम होना चाहिए, लेकिन ब्रॉड लेवल पे उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। अब वो प्रॉब्लम्स क्या थी, चलिए आइए देखते हैं। उसमें यूकैरियोट और प्रोकैरियोट को एक साथ रख दिया गया था। उसमें यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को एक साथ रख दिया गया था। उसमें फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म को भी एक साथ रख दिया गया था। और उसमें कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ना तो प्लांट में लाई करते हैं, ना तो एनिमल सिस्टम में, उनको बड़ी कंफ्यूजन थी कि कहाँ रखे। तो ये सब कारण थे जिस वजह से वो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फेल हो गया। फिर उसके रेस्क्यू के लिए क्या हुआ, आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। फिर आर एच विटेकर जी आए 1969 में। ये नाम स्पेशली आपको याद रखना है अगर आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या नीट के एस्पिरेंट है तो, क्योंकि ये नाम आते हैं 1 नंबर के क्वेश्चन में कि आर एच विटेकर ने कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, या 5 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय। तो यस, और दूसरा ये नाम भी याद रखना है, क्योंकि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या क्या था। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, और कुछ ऐसा ऑप्शन जो कि उसमें ना हो, मतलब आपको बताना होगा कि क्या नहीं था या क्या है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और एटलीस्ट आपको किसी न किसी एग्जाम में 1 नंबर तो दिलाई देगा फॉर श्योर। और यस, तो देखते हैं। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो इसको याद करने के लिए आप कुछ वो बना सकते हैं अपनी ट्रिक। MPF, PA,
तो जो भी आपको राइमिंग सही लगे, आप इस सीक्वेंस में याद करें तो बहुत ही अच्छा है। और मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। प्लांटी और एनिमिलिया तो वैसे ही याद रहेंगे क्योंकि वैसे ही दो हैं, प्लांट सिस्टम और एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। ये याद करना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। तो यस, इसके लिए कुछ भी आप करते हैं, एमपी फर्स्ट, मध्य प्रदेश फास्ट, या एनीथिंग दैट यू लाइक। और इस क्लासिफिकेशन का जो मेन क्राइटेरिया था वो ये था, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इस पे ज्यादा एम्फेसिस दिया गया था, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो यस, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या बेसिस थे। तो यस, रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ये तो मेन होते हैं हर क्लासिफिकेशन में। और इसमें सेल स्ट्रक्चर पे भी ध्यान दिया गया था। तो यस, आइए देखते हैं कि आगे क्या है। So yes, let's talk about the first kingdom. The first kingdom is Monera. मोनेरा में आते हैं सारे प्रोकैरियोट्स। ये बहुत इम्पोर्टेंट और याद करने वाली चीज है। ये जनरली बहुत कंफ्यूजिंग होती है कि मोनेरा में क्या होता है। ये एक सिंगल वर्ड नंबर का भी एक क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव्स में बहुत ज्यादा, कि which type of organism are found in kingdom Monera। तो यस, सिंपल आंसर है ऑल प्रोकैरियोट्स वर इंक्लूडेड इन दिस किंगडम। और उसमें जो मेन है, उसके जो रेसिडेंट है इस किंगडम के, जो मेन उसके हीरोज हैं, दैट आर बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के बारे में जैसा कि हम सब जानते हैं, वो हर जगह प्रेजेंट होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो कुछ क्वालिटीज हैं जो आपको जाननी चाहिए और जो बुक में भी मेंशन्ड है, आइए देखते हैं। सो बैक्टीरियाज आर मोस्ट अबंडेंट एंड ओमनी प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो हमारी बॉडी में भी पाए जाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे माउथ में या हमारे स्टमक में अलग अलग तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो कि म्यूचुअलिज्म से सरवाइव करते हैं हमारी बॉडी में, म्यूचुअलिज्म के कारण। और अगर कोई पैथोजेनिक बैक्टीरिया आ जाता है बाई चांस, तो वो डिजीज कॉज करता है। तो यस, और these कैन ऑल्सो सर्वाइव इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन। बैक्टीरिया की कुछ ऐसी क्लासेस होती हैं जैसे कि आर्की बैक्टीरिया। आर्की का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्राचीन। तो ये क्या होता है कि ये ऐसा माना जाता है कि जब पृथ्वी शुरुआत हुई थी लाइफ की, तो ये सबसे पहले आए थे। और ये उस समय हार्श कंडीशन थे हमारे अर्थ पे, हाई टेम्परेचर था और पानी ही पानी था। तो वो एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव कर सकते हैं। तो और ये बैक्टीरिया को उनकी शेप के बेसिस पे और न्यूट्रिशन के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। तो शेप के बेसिस पे किस कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, आइए देखते हैं। तो यस, ये बहुत सिंपल है, सिंपल टू रिमेम्बर। द स्फेरिकल, इसको बोलते हैं कोकस, और इसका प्लूरल होता है कोकाई। और ये जैसा कि शेप बना है, ये स्फेरिकल होते हैं। एंड द सेकेंड इज रॉड शेप्ड, इसको बेसिलस, और इसका प्लूरल होता है बेसिलाई। एंड द थर्ड इज द कॉमा शेप्ड, ये होते हैं विब्रियम, और इनका जो प्लूरल होता है विब्रियो। और ये कॉमा शेप्ड ऐसे हो दिखते हैं। और जो स्पाइरल होते हैं उनको स्पाइरिलम बोलते हैं, और इनका प्लूरल होता है स्पाइरिला। तो उनको कुछ ऐसे होते हैं। तो आइए देखते हैं कि बैक्टीरिया की कुछ और कैरेक्टर्स। So now we divide the bacteria on the basis of nutrition. On the basis of nutrition, मेनली दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, जैसा कि हर ऑर्गेनिज्म में होता है। ऑटोट्रोपिक, हेटेरोट्रोपिक।
और ऑटोट्रॉपिक अपना खाना, जैसा कि ऑटो से पता चल रहा है, वो खुद बनाते हैं, और हेट्रो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। और ऑटोट्रॉपिक में भी दो क्लास होती है, एक फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक, और दूसरा कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक अपना फूड जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज करके बनाते हैं। और फोटोसिंथेटिक, जैसा कि आप जानते हैं, इनके अंदर पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल होता है, और ये सनलाइट यूज करके पूरा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू अपना खाना बनाते हैं। और हेट्रोट्रॉपिक जो होता है दूसरे ऑर्गेनिज्म में होते हैं, लाइक हमारे अंदर भी जो बैक्टीरिया होता है वो हेट्रोट्रॉपिक होता है, और प्लस वो डेड एंड डीके मटेरियल पे भी सरवाइव करते हैं। तो यस, वो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। अब आइए आगे देखते हैं कि क्या है आगे फाइलम, सॉरी, जो किंगडम मोनेरा की प्रॉपर्टीज। तो आधा लेक्चर शूट करने के बाद मैं आधा आज शूट कर रही हूँ, और उस दिन मैं मुझे टाइम नहीं मिल पाया। तो चलिए, अब तक हमने देखा कि बैक्टीरिया को उनके स्ट्रक्चर और न्यूट्रिशन की बेसिस पे कैसे बांटा गया है, और आगे देखेंगे बैक्टीरिया की टू मेजर कैटेगरीज के बारे में। मैं यहाँ पे सिर्फ उतना ही बता रही हूँ जितना एनसीईआरटी में दिया गया है, क्योंकि मैं मेरा ये लेक्चर मेनली उन बच्चों के लिए है जो कि 11th और 12th क्लास का एग्जाम दे रहे हैं या नीट की तैयारी कर रहे हैं। तो ज्यादा डिटेल में बताने से कंफ्यूजन हो जाएगी। और बैक्टीरिया इटसेल्फ इतना बड़ा टॉपिक है कि इस पे सिर्फ बैक्टीरिया पे आप 2-3 लेक्चर आराम से निकाल सकते हैं। तो यस, कुछ टॉपिक मैं बाद में डिस्कस करूंगी, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एंड बैक्टीरियल सेल वॉल, और आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल में क्या डिफरेंस होता है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, ये सब मैं आने वाले लेक्चर्स में छोटे छोटे लेक्चर्स बना के आपको जरूर बताऊंगी। तो जो लोग कंसर्न होंगे वो देख सकते हैं। बट हियर आई एम ओनली डूइंग द सिलेबस, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो यस, तो जैसा कि एनसीईआरटी में आगे दिया है कि बैक्टीरिया को शेप और न्यूट्रिशन के बेसिस पे डिवाइड करने के बाद ये देखा गया कि बैक्टीरिया को दो ब्रॉड कैटेगरीज में भी उन्होंने डिवाइड करके रखा है। कुछ मोटा हो गया। आर्की बैक्टीरिया, ए, यू बैक्टीरिया। जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं शायद उन्हें नाम थोड़ा टफ लगे, लेकिन अगर आप हर नाम मतलब समझ के पढ़ोगे उसका, तो वो आपको टफ नहीं लगेगा। और जहां तक बात है, थोड़ा नया लग सकता है, लेकिन पढ़ते पढ़ते उसको रिवीजन करते करते ये आपको नाम यू टिप ऑफ टंग पे आपके आ जाएंगे। तो यस, यहाँ पे जैसा है, आर्की का मतलब होता है प्रिमिटिव। तो ये सबसे पुराने टाइप के बैक्टीरिया है, जो अ, ऐसा कहा जाता है कि ये पृथ्वी की स्टार्टिंग से पाए जाते हैं। जब कुछ नहीं था तब सिर्फ ये बैक्टीरिया थे, क्योंकि उस समय सिर्फ ये एक्सट्रीम हीट, एक्सट्रीम मार्शी इन्वायरमेंट, एक्सट्रीम हर चीज थी। तो ये ऐसे बैक्टीरिया है, आर्की बैक्टीरिया, जो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट को फेस कर लेते हैं। और यू बैक्टीरिया, जैसा कि आपने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में पढ़ा होगा, यू का मतलब होता है ट्रू। तो ये ट्रू बैक्टीरिया है। और जैसे यूकैरियोट का मतलब होता है वो ऑर्गेनिज्म जिसमें कि यूकैरियोट मतलब ट्रू न्यूक्लियस होता है, उसी तरह से यू बैक्टीरिया जो जिनको ट्रू बैक्टीरिया कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पे हम पहले बात करेंगे आर्की बैक्टीरिया से रिलेटेड, जो 2-4 पॉइंट्स हैं इम्पोर्टेंट। तो वो ये है, ये हर एक्सट्रीम को एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव करते हैं, और एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव करते हैं। और जैसे अगर एक्सट्रीम सॉल्टी है, तो उसको कहेंगे हेलोफाइल।
और अगर एक्सट्रीम एक्सट्रीम मार्शी है तो उसको कहेंगे मिथेनोजेंस। क्योंकि एक्सट्रीम जो मार्शी इन्वायरमेंट होता है उसमें मीथेन का प्रोडक्शन होता है जो कि ये बैक्टीरिया के कारण होता है। तो ये नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि ये नाम आपसे 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं और अगर ज्यादा नंबर का क्वेश्चन हो तो आप आर्की बैक्टीरिया के डिस्क्रिप्शन में ये नाम लिख सकते हैं। तो यस, ये नाम याद रखने हैं, इसीलिए आई जस्ट लाइक टू राइट इट डाउन कि अगर मैं याद कर सकती हूँ तो आप भी याद कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आगे की स्लाइड्स टाइप नहीं की है क्योंकि टाइप से शायद आपको उतना समझ नहीं आता, बट आप कोई चीज लिखो तो वो आपके दिमाग में बैठती है। तो आप भी मेक इट हैबिट टू राइट डाउन थिंग्स। प्रिंट टाइप करना और प्रिंटेड नोट्स लेके पढ़ने से चीजें कभी दिमाग में नहीं बैठती जब तक आप उनको राइट डाउन नहीं करोगे। तो इसलिए मैंने खुद लिखा है और मैंने पहले उस पेपर पे लिखा और फिर वहां लिख रही हूँ सो डेट वो चीजें रिवाइज हो के मेरे दिमाग में बैठ जाए विथ स्पेलिंग्स। और स्पेलिंग सही होना बहुत जरूरी है। तो यस, अब और ये मिथेनोजेंस जो होते हैं आगे देखते हैं। ये गट ऑफ रूमिनेंस में भी पाए जाते हैं। रूमिनेंस मतलब चरने वाले प्राणी जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, इनके रूमिनेंस में भी पाए जाते हैं। और सॉरी, बकरी नहीं, गाय भैंस। और अ, और इसके अलावा क्या होता है कि उनके डंग में जब ये आते हैं जैसे काऊ डंग में, तो ये मीथेन के गैस प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आपने देखा होगा गोबर गैस प्लांट, सुना होगा, मतलब देखा तो शायद ही देखा हो, बट सुना जरूर होगा गोबर गैस प्लांट के बारे में। तो उसके जो मेन एक्टिंग हीरो होते हैं वो यही होते हैं, मिथेनोजेंस आर्की बैक्टीरिया। और अगर ये पाए जाते हैं हॉट स्प्रिंग्स में, तो इनको कहते हैं थर्मो एसिडोफाइल। तो ये 3 नाम आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और विथ रीजन। और इसमें कोई ज्यादा टफ भी नहीं है क्योंकि आर्की बैक्टीरिया जैसा मैंने बताया प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब है कि जब पुराने समय में जब पृथ्वी में पे लाइफ का इवोल्यूशन हो रहा था तो बहुत एक्सट्रीम कंडीशन थी। तो आप वहां से याद रख सकते हैं, एक्सट्रीम हीट है तो क्या होगा, हीट का मतलब थर्मो, तो थर्मो एसिडोफिलिस। और एक्सट्रीम सॉल्टी हेलोफाइल्स। जैसे एक्सट्रीम सॉल्टी इन्वायरमेंट में जो प्लांट होते हैं उनको हेलोफाइट्स बोलते हैं, तो इनको हेलोफाइट्स बोलेंगे। एक्सट्रीम मार्शी है तो मिथेनोजेंस होते हो गए। और मिथेनोजेंस और गट ऑफ रुमिनेंट्स और जो एनिमल्स होते हैं उनमें कौन से बैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो आप गोबर गैस से याद रखिए कि यस उससे मीथेन प्रोड्यूस होता है। तो यस उसमें मिथेनोजेंस हो सकते हैं। तो सब चीज अगर लॉजिक के साथ याद रखेंगे तो हमेशा याद रहेगी। तो यही था। और अब आइए आगे देखते हैं। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि आर्की बैक्टीरिया की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है, आखिर उसमें ऐसी क्या स्पेशलिटी होती है जिसके कारण वो सारे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट को में भी सरवाइव करता है और एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में भी उसकी मेम्ब्रेन डिस्टर्ब नहीं होती है और उसकी डेथ नहीं होती है। तो जब साइंटिस्ट ने रिसर्च की तो पाया कि देयर इज अ डिफरेंस इन द मेम्ब्रेन phospholipids in archaebacteria as compared to the bacteria and eukaryotes.
तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये हर जगह पूछा भी जाता है कि क्या होता है। तो अगर वन लाइनर क्वेश्चन है तो वन लाइनर क्वेश्चन के लिए यही है कि आर्की बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन में वर्सेस बैक्टीरिया एंड यूकैरियोट्स। तो आर्की बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन में जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं उनमें ईथर लिंकेज प्रेजेंट होता है। और इन दोनों बैक्टीरिया और सारे यूकैरियोट्स के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड्स होते हैं उनमें एस्टर लिंकेज प्रेजेंट होता है। ईथर लिंकेज इनकी मेम्ब्रेन को स्टेबल बनाता है और स्ट्रॉन्ग बनाता है वर्स्ट कंडीशन में भी। तो ये लिंकेज कैसे बनता है ये भी हम देखेंगे, क्योंकि एक बार अगर आपको स्ट्रक्चर पता चल गया तो आपके लिए याद करना भी वो आसान होगा। और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि कहाँ ईथर होता है और कहाँ एस्टर लिंकेज होता है। तो यस, तो अगर हम बात करें तो किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब बनती है तो उसमें बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है। सबसे पहले ये ग्लिसरॉल होता है। अब इस ग्लिसरॉल से ही आके फैटी एसिड्स लगते हैं और इस ग्लिसरॉल से ही आके फॉस्फेट ग्रुप लगता है जो मिलके बनाता है फॉस्फोलिपिड और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो यूनिट होती है उसको बनाता है। तो यस, आइए देखते हैं कि ये ग्लिसरॉल फिर कैसे मॉडिफाई होता है। तो किसी भी फैटी एसिड में आपको पता है कि पहले एक हाइड्रोकार्बन चेन होती है और लास्ट में कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। तो यस, ये हाइड्रोकार्बन चेन हो गई और ये हो गया हमारा कार्बन लास्ट का। तो अगर ये ईथर लिंकेज है तो ईथर लिंकेज कैसे बनता है। ये हो गया पूरा यूनिट फॉस्फोलिपिड का। ग्लिसरॉल का फर्स्ट कार्बन से फॉस्फेट अटैच्ड होता है और सेकेंड और थर्ड कार्बन से अटैच्ड होते हैं फैटी एसिड्स। और ये लिंकेज है जैसा कि आप जानते हैं आर ओ आर मीन्स आर इज वेयर हाइड्रोकार्बन, आर ओ आर इज ईथर। सो दिस लिंकेज इज फाउंड इन दिस मेम्ब्रेन और दिस इज हाइड्रोकार्बन चेन और ये इसको ज्यादा स्टेबल बनाता है। ये हाइड्रो साइटोप्लाज्म की ओर प्रेजेंट होता है हाइड्रो फिलिक पोर्शन में। और ये हाइड्रोफोबिक पोर्शन की साइड ये रहता है, जैसा कि आप बेसिक चीज जानते होंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। So this is ether linkage and how this is formed, and this makes the archibacteria plasma membrane strong in all the extreme conditions. So this is one important point that you all should remember. और अगर हम बात करेंगे कि ये बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के केस में क्या होता है, तो जैसा कि आप जानते हैं एस्टर लिंकेज में क्या होता है कि ये ये स्ट्रक्चर रहता है सी ओ ओ आर इज एक्स्टर। तो यहाँ पे एस्टर अगर एस्टर लिंकेज होगा तो एक एक ओ अटैच्ड हो जाता है और ये एस्टर बन जाता है जो नॉर्मली पाया जाता है। तो यस, हमें ये दोनों केसेस याद रखने हैं और मेनली आपको याद रखना है ईथर और एस्टर लिंकेज एट द लेवल ऑफ 11th एंड 12th। और इसका स्ट्रक्चर
शायद आपके, अगर आप हायर लेवल पे बायो की स्टडी करें तो ये आ भी सकता है रिटन एग्जाम में, बट यस दिस इज वेरी बेसिक एंड दिस यू कैन इजीली make in your exams for making, for explaining things very, clearly. So after talking about archaebacteria, now we start talking about eubacteria. तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, ये टू बैक्टीरिया होते हैं, और टू जो प्रोकैरियोट होता है उसके सारे कैरेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक टाइपिकल बैक्टीरियल सेल को मैंने बनाया हुआ है, और ये सेल के थ्रू आप सारी क्वालिटीज जान सकते हैं बैक्टीरिया की। तो आइए शुरू करते हैं। एक इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सराउंडेड बाय सेल वॉल, और सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। और पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर अगर मोटी है पतली है, ये डिपेंड करता है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है या ग्राम पॉजिटिव। ग्राम निगेटिव ग्राम पॉजिटिव का सिंपल मतलब है कि ग्राम पॉजिटिव जो ग्राम स्टेन लेते हैं, ग्राम निगेटिव जो कि ग्राम स्टेन नहीं लेते हैं। और उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो और इनमें जो होता है न्यूक्लियस नहीं होता, तो इनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो एक ऐसे धागे की तरह उलझे हुए फॉर्म में ऐसे पड़ा रहता है, जिसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। इनका जेनेटिक मटेरियल जनरली सर्क्यूलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते हैं, जैसे कि आप जानते होंगे कि हमारे डीएनए जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हिस्टोन प्रोटीन से बाइंडेड रहते हैं, इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। और ये प्रोकैरियोट्स का मेन कैरेक्टर होता है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन की जगह पॉली एमाइंस मिलते हैं। और इसमें एक और यूनिक चीज देखी जाती है, जिसका यूज आजकल एट द लेवल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जरूर करते हैं, और बहुत तेजी से किया जा रहा है, वो है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड होते हैं, प्लाज्मिड एक्चुअली क्या होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होते हैं जो रिप्लिकेट करते हैं, और यस ये प्रोडक्ट भी बनाते हैं, प्रोटीन प्रोडक्ट। तो इनके ये जो प्रोडक्ट होते हैं, आपने सुना होगा कि एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होते हैं, तो ये एंटीबायोटिक इसी प्लाज्मिड के द्वारा ही बनाए जाते हैं। या कुछ बैक्टीरिया सर्टन अमाउंट ऑफ सर्टन ड्रग के लिए, एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट होते हैं, वो भी वो रेजिस्टेंस इनके अंदर इसी प्लाज्मिड के द्वारा जो प्रोटीन बनाया जाता है उसी के कारण होती है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो डॉक्टर आपको अलग अलग एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं अलग अलग कंडीशंस में, क्योंकि एक बैक्टीरिया अगर किसी एंटीबायोटिक के लिए सेंसिटिव है तो जरूरी नहीं है दूसरा हो, क्योंकि उसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकता है, एंड दैट रेजिस्टेंस इज ड्यू टू द प्रोटीन मेड बाय दिस प्लाज्मिड। और यहाँ पे शॉर्ट में मैं बता देती हूँ कि अगर आपने सुना होगा कि इंसुलिन कमर्शियली प्रोड्यूस होता है, वैसे तो इंसुलिन हमारी ह्यूमन बॉडी में प्रोड्यूस होता है, लेकिन अगर किसी को जो टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट होते हैं, अगर इंसुलिन चाहिए तो वो कैसे होगा, उन्हें कौन अपना इंसुलिन देगा। इसलिए बायोटेक्नोलॉजिकल का यूज करके इस प्लाज्मिड के अंदर, ये मैं शॉर्ट में आपको बता रही हूँ जिससे आपको याद करने में आसानी हो। यहाँ पे ह्यूमन का जो होता है इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जो जीन है उसको यहाँ पे कट करके यहाँ पे लगा देते हैं, और जब ये पूरी यूनिट प्रोडक्ट बनाती है तो इंसुलिन भी प्रोड्यूस होता है, फिर उसको आइसोलेट करके कमर्शियली कम दामों पे अवेलेबल कराया जाता है। सो दिस इज द मैजिक ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजिकल टूल्स, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। और अब आइए आगे देखते हैं। यस, जो कि मैं बता रही थी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, तो उनके सेल वॉल में क्या डिफरेंस होता है, तो आइए देखते हैं। तो अगर इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसीडर कर लें, मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है जैसा ये मैं सब नहीं बना रही हूँ, मैं ऐसे बना रही हूँ। और उसके बाद क्या होता है कि आउटर लेयर एक पेप्टाइडोग्लाइकेन की
मोटी लेयर होती है ग्राम पॉजिटिव में। और ग्राम निगेटिव का कैसा स्ट्रक्चर होता है कि अगर आप इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन मान लें, तो यहाँ पेप्टाइडोग्लाइकेन की पतली सी लेयर होती है एज कंपेयर टू द ग्राम पॉजिटिव। और एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक एक्सटर्नल मेम्ब्रेन और होती है इस, तो दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये है सेल वॉल और ये है एक्सटर्नल। इसी एक्सटर्नल मेम्ब्रेन के कारण ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया स्टेन नहीं ले पाता है, और यहाँ पे कोई एक्सटर्नल मेम्ब्रेन नहीं होती, इसलिए ये ग्राम स्टेन ले लेता है और वायलेट कलर देता है। तो ये एक शॉर्ट में बेसिक है। और क्या स्ट्रक्चर है, कौन से मॉलिक्यूल स्टेन कैसे होता है, ये बाद में की अलग क्लास में पढ़ सकते हैं हम लोग। और आपने सुना होगा कि साइनोबैक्टीरिया के बारे में, जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। और ब्लू ग्रीन एल्गी में जो ये कुछ ऐसे दिखते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी का जो मेन एग्जांपल है वो नॉस्टॉक एंड एनाबीना है। ये क्या करते हैं कि इसमें ये हेट्रोसिस्ट नाम का एक स्ट्रक्चर होता है, जिसके थ्रू वो इन्वायरमेंटल नाइट्रोजन को फिक्स भी करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 ये, क्वेश्चन नंबर 2 ये, कि कौन सा स्ट्रक्चर होता है ब्लू ग्रीन एल्गी में जिसमें वो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। तो यस, वो हेट्रोसिस्ट है। और कौन से ब्लू ग्रीन एल्गी नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। और इसके अलावा कुछ कुछ और चीजें जो आपको जाननी चाहिए बैक्टीरिया के बारे में, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा कुछ एग्जांपल्स। ऑलमोस्ट हम सब पढ़ चुके हैं, जितना भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है। तो just a second। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि कीमो सिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज करते हैं। ऑक्सीडेशन करके एटीपी प्रोड्यूस करते हैं और जिससे उनको एनर्जी मिलती है। इसके अलावा जो हेट्रोटॉपिक बैक्टीरिया होते हैं, हेट्रोटॉपिक बैक्टीरिया होते हैं वो डिकम्पोजर्स का काम करते हैं, डेड एंड डीके मटेरियल पे रहते हैं। और कुछ हेट्रोटॉपिक बैक्टीरिया कर्ड बनाते हैं, जैसे कर्ड के फॉर्मेशन में भी यूज होते हैं कमर्शियली। इनको फूड प्रोडक्ट बनाने में, चीज कर्ड ये सब बनाने में यूज होता है। जैसे कर्ड बनाने में लैक्टोबैसिलस ग्रुप के बैक्टीरिया होते हैं, ग्रुप के बैक्टीरिया होते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, एंटीबायोटिक भी एक इसका कमर्शियल यूज है, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन। एग्जाम्पल है पेनिसिलियम ग्रुप के बैक्टीरिया एंड स्ट्रेप्टोमाइसिस, स्ट्रेप्टोमाइसिस, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रुप के बैक्टीरिया। मेरा लिखने का, राइटिंग का यही पर्पस है कि आप भी इसे लिख के पढ़ें,
और लिखने से शायद आपको चीजें ज्यादा क्लियर हो इंस्टेड ऑफ पावर पॉइंट। सो यस, ये हो गया कुछ कमर्शियल यूज। उसके अलावा एनसीईआरटी में जो एक दो और एग्जांपल दिए हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। आई डोंट नो व्हाई माय इरेजर इज। बैक्टीरियल फैमिली इतनी डाइवर्स होती है कि उसको सारे एग्जांपल्स तो आप नहीं कवर कर सकते, लेकिन हाँ कुछ जो इम्पोर्टेंट है जो दिए हैं एनसीईआरटी में वो कवर करना जरूरी है। तो जैसे आप नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया दो कंडीशन में नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं। एक होता है एरोबिक, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और दूसरा होता है इन एनएरोबिक, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक का जो एग्जांपल है वो है एजोटोबैक्टर। और एनारोबिक का जो एग्जांपल है वो रोडोस्पाइरुलम। ये भी आपको पता होना चाहिए। और कुछ बैक्टीरिया जो डिजीज कॉज करते हैं, जैसे कि आपको कुछ का नाम तो खुद पता होगा, कुछ डिजीजेस का। टाइफॉइड है, टीटनेस है, कॉलरा, या फिर प्लांट की कोई एक प्लांट की डिजीज जो उसमें दिया हुआ है, सिट्रस कैंकर। इसके अलावा बहुत सारी डिजीजेस हैं, बट यस कुछ का नाम आपको पता होना चाहिए। और जो मेन रिप्रोडक्शन का मेथड होता है बैक्टीरिया में, वो डिटेल्ड में अभी यहाँ तो नहीं है इस चैप्टर में। तो यस, जब रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे तो उसे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ फिजन है। में एक बैक्टीरिया दो में डिवाइड हो जाता है। और कुछ है जेने कुछ एक सेक्सुअल मेथड ऑफ ट्रांसफर भी होता है जिसमें दो बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल, सॉरी, इसका इसमें और इसका इसमें ट्रांसफर हो जाता है। और ये सब डिटेल में अभी यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए मैं अभी इसको एक्सप्लेन भी नहीं कर रही हूँ। और इसके अलावा जो एक हमें और, इसके अलावा आपको पढ़ना है एक माइकोप्लाज्मा के बारे में, जो कि बैक्टीरियल फैमिली में ही आते हैं, बैक्टीरियल ग्रुप में ही है, लेकिन इनमें इनकी सेल वॉल नहीं होती है, कोई सी सेल वॉल नहीं होती। तो यस, ये इनका मेन क्वालिटी है। और दूसरी बात ये है कि ये स्मॉलेस्ट है अब तक जो लिविंग और एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म है। ये पैरासिटिक होते हैं और बहुत सारी डिजीजेस कॉज करते हैं। सेप्रोफिटिक भी होते हैं कुछ। सेप्रोफिटिक का मतलब जो डेड और डिकेइंग मटेरियल पे सरवाइव कर रहे हैं। और पैरासिटिक का कुछ आपने नाम सुना ही होगा, माइकोप्लाज्मा निमोनी। ये निमोनिया कॉज करता है और ये सबसे कॉमन है। निमोनिया हर किसी ने सुन रखा होगा। तो यस, ये था
कंप्लीट एनसीईआरटी के 11th क्लास में जो सेकेंड चैप्टर में दिया था, उसमें हमने अ, अभी मोनेरा बहुत अच्छे से और कंप्लीट पढ़ लिया। और प्रोटिस्टा हम देखेंगे अगले लेक्चर में, क्योंकि ये लेक्चर ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। तो टिल देन बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। बाय।